हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज का हमारा टॉपिक है, टारगेट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फ्रॉम क्लास 10th विद एक्टिविटीज़ के साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं एनसीईआरटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि चेंज होता क्या है। तो जब आप अपनी सराउंडिंग को देखते हो और डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं। अब वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल हो सकता है, ठीक है। और क्या एग्जांपल देख सकते हैं हम, मेल्टिंग ऑफ आइस है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस है। और क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ कोल हो सकता है, बर्निंग ऑफ वुड हो सकता है। तो ये क्या है भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस है। तो अब चेंज को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि चेंज होता क्या है। बेसिकली आप इन सारे प्रोसेस को, इन सारी एक्टिविटीज़ को चेंज कैसे बोल रहे हो। तो चेंज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो फाइनल स्टेट ऑफ सब्सटेंस है, जो भी फाइनल आपको सब्सटेंस मिलेगा, वो डिफरेंट होता है किससे, इनिशियल और ओरिजिनल सब्सटेंस से। यानी कि जो भी आपने स्टार्टिंग मटेरियल लिया है उससे क्या है, आपको डिफरेंट एक सब्सटेंस मिलता है। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भी, चेंज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या देखा हमने एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, यहाँ पे जो वाटर होता है आपके पास, वो कौन सी स्टेट में होता है अभी, आइस की फॉर्म में होता है। आइस कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो वो रहेगा तो वाटर ही, वो होता तो क्या है, वाटर ही है। बट वो कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर ने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखा है, वो अभी भी वाटर ही है। तो यहाँ पे बट उसकी स्टेट क्या है, चेंज हो गई है। इनिशियल जो उसका स्टेट था वो क्या था, सॉलिड स्टेट था। फाइनल जो स्टेट है वो उसका क्या बन गया भाई, यहाँ पे लिक्विड बन गया। और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, बर्निंग ऑफ वुड। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि आपने वुड के पीस को बर्न कर दिया, तो बर्निंग ऑफ वुड। तो जो आपके पास स्टार्टिंग में वुड मटेरियल होता है, वुड का पीस होता है, लकड़ी का पीस होता है, जब आपने उसे बर्न किया तो जो भी फाइनल सब्सटेंस बनता है, एशेस बनते हैं यहाँ पे। तो जो ऐश बनता है वो क्या है भी, फाइनल प्रोडक्ट है। दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। अब देखो यहाँ पे जब आपने ये दोनों एग्जांपल देखे, एक मेल्टिंग ऑफ आइस का और एक बर्निंग ऑफ वुड का, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, जो केमिकल कंपोजिशन है मेल्टिंग ऑफ आइस में, वो क्या है भाई, सेम रही है, उसने रिटेन करके रखा है, वो चेंज नहीं हुई। वो पहले भी क्या था, जब सॉलिड फॉर्म में था, आइस फॉर्म में था, तब भी वो क्या था, वाटर ही था। और जब वो मेल्ट हो गया तब भी, मेल्ट होने के बाद भी क्या है, वो वाटर है। और अगर आप वाटर को बॉईल करते हो, हीट करोगे, तो यहाँ पे क्या है, ये वेपर्स बना लेगा, गैशियस स्टेट में चला जाएगा, तब भी वो क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा। बट वो कौन सी स्टेट में भी, यहाँ पे गैशियस स्टेट में स्टीम बना लिए, उसने वेपर्स बना लिए। बट सारे ही केसेस में ये जितनी भी प्रोसेस हुई है, यहाँ पे क्या है, वाटर ने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखा है, इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। जब तक कंपाउंड की, सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा, तो वो कौन सा टाइप का चेंज होता है, वो होता है फिजिकल चेंज। और जब केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाता है, वो कुछ न्यू सब्सटेंस, यानी कि इनिशियल से एकदम डिफरेंट ही सब्सटेंस बना लेता है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अब जैसे बर्निंग ऑफ वुड का हमने एग्जाम्पल देखा, तो यहाँ पे वो स्टार्टिंग में क्या था, वुड का पीस था। बट आफ्टर बर्निंग आपको जो प्रोडक्ट मिला है, एशेस जो मिले हैं, उससे वापस से आपको वुड नहीं मिल सकता। यहाँ पे क्या है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होती है। फिजिकल चेंजेस में प्रोसेस कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। जैसे यहाँ पे मेल्टिंग हो रहा है, आप मेल्टिंग का जस्ट अपोजिट कर दो फ्रीजिंग, यानी कि आप वाटर को फ्रीज करना स्टार्ट कर दो, फ्रीजर में रख दो, तो वाटर लिक्विड स्टेट से क्या है भाई, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। बट इन केस ऑफ बर्निंग प्रोसेस जो होती है, यहाँ पे आपने वुड को बर्न करने से ऐश तो बना लिया, बट ऐश से वापस आप वुड नहीं बना सकते हो। और भी एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड है। आपने जब फूड बनाया, खाना पकाते हो, तो उसका स्टार्टिंग में जो रॉ मटेरियल होते हैं, दे आर डिफरेंट, वो कुछ अलग होते हैं। बट खाना बनने के बाद क्या वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकती है, यानी कि क्या वापस से आपको रॉ मटेरियल मिल सकते हैं, नहीं मिलते हैं, कुछ न्यू ही बन जाता है जो रिवर्सिबल नहीं होता है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, केमिकल चेंज का। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध से दही बनना। तो दूध अपना अलग प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, दही की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो दूध से दही तो बन जाता है, बट दही से वापस दूध नहीं बन सकता। तो यहाँ पे क्या है, दूध से दही बनना इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, की भाई यहाँ पे क्या है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई है, जिसकी केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गई है। दूध की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई है, तभी तो आपको क्या मिला है, यहाँ पे दही मिला है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं।
फर्स्ट है यहाँ पे इन अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। किस में चेंजेस आते हैं भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। सच एज, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, कलर हो सकता है, यानी कि कलर में चेंज आ गया। फिजिकल स्टेट में आ सकता है, जैसे भी हमने एग्जांपल देखा फ्रीजिंग का, मेल्टिंग का, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जा रहा है। डेंसिटी में चेंज आ सकता है, वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। तो ये सब किसके एग्जांपल है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हैं। ये ही चेंज होती है ओनली फिजिकल चेंज में। क्या होता है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिमेन अनचेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। कांस्टेंट मतलब सेम रहती है, अनचेंज रहती है। फिजिकल चेंज में सेकंड पॉइंट क्या है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, यानी कि कुछ न्यू नहीं बनता। पहले भी वाटर था, देखो जब वो लिक्विड स्टेट में था वाटर है, आइस बन गया तब भी वो वाटर है। उसने कुछ नया तो नहीं बनाया, सिर्फ अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज किया है। क्रशिंग ऑफ पेपर, आपने पेपर को क्रश कर दिया, ठीक है। तो पेपर को जब आपने क्रश किया तो पहले भी पेपर था, और आफ्टर द क्रशिंग अब उसकी क्या है भाई, सिर्फ एक तरह से फॉर्म चेंज हो गई है भाई। पहले वो जैसे एक डायरेक्ट मतलब प्लेन पेपर में था, बट अब आपने उसको क्रश कर दिया है, तो उसकी सिर्फ वैसे दिखने में वो चेंज हो गया है, बट अभी भी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो कैसी है भाई, पेपर वाली ही प्रॉपर्टीज़ है, कुछ चेंजेस नहीं आए वहाँ पे। आप इसको एक और एग्जांपल से देख सकते हो, कटिंग ऑफ पेपर, आपने पेपर को कट कर दिया, तो पेपर को कट करने पे यहाँ पे क्या है, पेपर के दो पीसेस बन गए, बट स्टिल वो है क्या भी, पेपर ही है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ उसकी शेप में चेंज आया है, वो है क्या भी, यहाँ पे पेपर ही है। जो ये पीस यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, वही सेम प्रॉपर्टीज़ दूसरा पीस ऑफ पेपर भी शो करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अभी यहाँ पे, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेरी लिटिल और नो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और साउंड। क्या बोल रहा है कि जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, उसमें कोई भी या तो ना के बराबर या फिर बहुत ही मतलब वेरी लिटिल या फिर नो एनर्जी वहाँ पे क्या है भी रिलीज होती है। यानी कि ना तो वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ना ही यहाँ पे एनर्जी क्या होती है फिजिकल चेंजेस में रिलीज होती है, यानी कि कोई भी एनर्जी का यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ए फिजिकल चेंजेस टेम्परेरी चेंज। ये कैसा होता है भी, टेम्परेरी चेंज होता है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल समझने के लिए यही है कि वाटर से आपने मतलब आइस से क्या किया, लिक्विड स्टेट में आ गया, फिर गैसेस बना, तो ये टेम्परेरी चेंज है। आप इस प्रोसेस को वापस से उल्टा भी कर सकते हो, गैस से लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवोपरेशन प्रोसेस, ये सब क्या है भी, रिवर्सिबल चेंजेस है, यानी कि टेम्परेरी चेंज है। आप एक स्टेट से इसको दूसरे उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप इसे रिवर्सिबल भी बोल सकते हो, टेम्परेरी चेंज भी बोल सकते हो। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कैन बी रीगेन। यहाँ पे क्या है भी, जो ओरिजिनल फॉर्म होती है ना सब्सटेंस की, उसे आप रीगेन कर सकते हो। आपने क्या किया, आइस से लिक्विड स्टेट में बनाया, और फिर लिक्विड से उसको वापस से आइस भी बना सकते हो, सॉलिड स्टेट में भी ला सकते हो। तो उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी, आप उसे क्या है भी उसमें चेंज कर सकते हो, रीगेन करा सकते हो बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज के जो कैरेक्टरिस्टिक है जस्ट वो इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो देखते हैं केमिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या बताए गए इन अ केमिकल चेंज। अब यहाँ पे केमिकल चेंज में क्या होगा, जो भी चेंज हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रही है, उसमें केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आ जाएंगे। आप क्या देखोगे, केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल दूध से दही बनना हमने देखा, बर्निंग प्रोसेस देखी, ठीक है, कंबशन एग्जाम्पल हो सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल हो सकता है। तो केमिकल कंपोजिशन क्या होती है भाई, केमिकल चेंज में चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज अंडरगो अ चेंज। अब जैसे रस्टिंग का एग्जाम्पल देखते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग में क्या होता है भाई, रस्टिंग में क्या होता है, जो भी आयरन मेटल होती है स्टार्टिंग में वो कैसी होती है, आयरन मेटल जो होती है वो स्टार्टिंग में कैसी होती है, एकदम उसका शाइनी सरफेस होता है। बट जैसे ही वो कांटेक्ट में आती है मॉइस्चर के, एयर के, एसिड्स के, सराउंडिंग के, जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगी, वो क्या है भी धीरे धीरे से रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी जो भी सरफेस होती है, शाइनी सरफेस थी, वो धीरे धीरे कैसी कन्वर्ट होने लग जाती है, रेडिश ब्राउन एक लेयर उसके ऊपर बनने लग जाती है। तो अब जो ये चेंज हुआ है ना, रेडिश ब्राउन लेयर बन गई है, उसका शाइनी सरफेस क्या है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। ये कैसा चेंज है, परमानेंट चेंज है। आप वापस से उस लेयर को रिमूव करके या फिर कोई और दूसरे मेथड से वापस से उसको वैसा नहीं बना सकते जैसा वो स्टार्टिंग में आयरन मेटल था। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं अभी, केमिकल चेंज बोलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ए न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कुछ न्यू सब्सटेंस बन जाता है। जैसे दूध से दही बना, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आयरन मेटल से उसके ऊपर क्या है भी, कोरोडेड मेटल हो गई है वो, तो कुछ न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई है। और बर्निंग ऑफ वुड, जब आपने लकड़ी को जलाया तो कुछ नया मिल गया आपको। बर्निंग ऑफ फ्यूल भी हो सकता है, यहाँ पे कंबशन ऑफ फ्यूल भी हो सकता है कि आपने फ्यूल को बर्न किया, तो वो क्या है भाई,
कुछ न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, यहाँ पे इवोल्यूशन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है। तो जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से होते हैं या फिर एनर्जी को रिलीज करने से होते हैं। अभी आगे डिटेल में इस पॉइंट को हम समझेंगे कि कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होती है और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं। तो केमिकल चेंजेस का कैरेक्टरिस्टिक एक और क्या हो गया कि यहाँ पे एनर्जी क्या है भाई, या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होती है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ अ परमानेंट चेंज। कैसा होता है भाई, ये परमानेंट चेंज होता है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम क्या बोल सकते हैं, इरिवर्सिबल भी बोल सकते हैं। परमानेंट चेंज है तो इसे हम क्या है भी, इरिवर्सिबल भी कह सकते हैं। और जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस होता है कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय सिंपल फिजिकल मेथड। यहाँ पे आप ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस से रीगेन नहीं कर सकते हो, वो वापस से आपको नहीं मिलेगा। एक बार रिएक्शन हो गई है तो हो गई है, ठीक है। तो ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आपका टॉपिक का नाम ही क्या है भाई, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, केमिकल चेंज को। केमिकल चेंज पे हमारा मेन क्या है भाई, फोकस होगा। तो अब ऐसी प्रोसेस जहाँ पे भी केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, जहाँ पे भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल देंगे भाई, केमिकल रिएक्शंस बोल देंगे। तो अब केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। यानी कि क्या है, एक इनिशियल केमिकल सब्सटेंस था आपके पास, उससे क्या है कुछ न्यू केमिकल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई है। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं अभी, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो अब केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा, देखो सबसे पहले जो ओरिजिनल सब्सटेंस होगा आपके पास इनिशियली होगा, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्ट करने से पहले जो भी सब्सटेंसेस, जो भी कंपाउंड कंबाइन करते हैं, दे आर नोन एज रिएक्टेंट। यानी कि जो भी इनिशियल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बिफोर द रिएक्शन रिएक्टेंट होते हैं, जो भी यहाँ पे रिएक्शन शो करेंगे। और रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो भी न्यू सब्सटेंस बनता है ना, ये क्या भी यहाँ पे ओरिजिनल सब्सटेंस है। ओरिजिनल सब्सटेंस क्या करता है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है। तो ओरिजिनल सब्सटेंस ने जो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन की है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अभी हम कितने रिएक्टेंट हो सकते हैं, कितने प्रोडक्ट हो सकते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब हम टाइप ऑफ रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं केमिकल रिएक्शन के। रस्टिंग ऑफ आयरन अभी हमने डिस्कस कर लिया। सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि दूध का दही बनना, ये भी एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अब ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आपको कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ने होते हैं कि कौन कौन सी इंडिकेटर्स है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको ऑब्जर्व करने से आपको ये पता लग जाएगा कि ये केमिकल रिएक्शन है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में आपको क्या है, वो पूछेगा कि डिफाइन केमिकल रिएक्शन, की केमिकल रिएक्शन उसने पूछा और फिर पूछ लेगा कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हुए एग्जाम्पल दो। अभी कुछ एग्जाम्स आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में भी होने वाले हैं, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और एमसीक्यू फॉर्मेट में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम यहाँ पे वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। तो इनको करने से पहले हम यहाँ पे क्या है, एक बार एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस के रिगार्डिंग ना आपको 3 एक्टिविटीज़ दी गई है, स्टार्टिंग में ही है एनसीईआरटी के। इन चेंजेस के बेसिस पे ही हम यहाँ पे क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ कंबाइन करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट जो एक्टिविटी गिवन है उसमें बोला गया है कि आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको क्या करना है, रब करना है विद सैंड पेपर और पेयर ऑफ टोंग। केमिस्ट्री में क्या है अभी, केमिस्ट्री लैब में हम ये पेयर ऑफ टोंग का यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को या फिर कोई भी सब्सटेंस, आपको कोई भी एलिमेंट पकड़ना होता है, होल्ड करना होता है, हेल्ड करना होता है, तो वो इसी की हेल्प से करते हैं। तो इसे आपको क्या करना है अभी, एक मैग्नीशियम का पीस लेना है और उसे सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद पेयर ऑफ टोंग से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, जो लैंप होता है, लैंप के ऊपर इसे बर्न करना है, इसके पास लेके जाना है। तो यहाँ पे जब आप ये बर्न करते हो मैग्नीशियम को, पीस ऑफ मैग्नीशियम को, तो यहाँ पे क्या है, ये ऐश फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे क्या है, ये वाइट पाउडर बन जाता है। यहाँ पे देखो चाइना डिश में क्या बन रहा है अभी, वाइट पाउडर की फॉर्मेशन हो रही है विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बन रहा है अभी, वाइट पाउडर, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इस एक्टिविटी से आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं भाई, देखो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं मैग्नीशियम मेटल था आपके पास, कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में था। फिर आपने क्या लिया, ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन कहाँ से आई, एयर में। जब आप इसको बर्न करोगे तो एयर से क्या करता है वो, आसपास हमारे क्या होती है भी, एयर है, एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, तो उसके साथ वो रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन कर लेता है भी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे जो वाइट पाउडर बना है ये कैसा बना है भाई, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और ये बर्न कैसे होता है, जब आप इसे बर्न करते हो तो ये होता है बर्न विद वाइट डेजलिंग फ्लेम। अब यहाँ पे क्या है, विद वाइट डेजलिंग फ्लेम का मतलब क्या है कि एकदम से ब्राइट फ्लेम यहाँ पे विजिबल होती है, और इसीलिए आपको अपनी आईज से ये दूर रखना है, ठीक है, अपनी आईज को प्रोटेक्ट करना है, अवॉइड करना है कि वो डायरेक्ट लाइट क्या है भी आपकी आईज में एंटर करे, क्योंकि ये हार्मफुल होती है। तो यहाँ पे ये भी प्रिकॉशन आप मेंशन कर सकते हो जब भी आपको एक्टिविटी के रिगार्डिंग कुछ पूछा जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस बेसिस पे है, तो प्रिकॉशन भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है भी, वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है, एकदम से ब्राइट वाइट लाइट आती है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि यहाँ पे बोला गया है कि इसको रब करना है किससे, सैंड पेपर से। तो सैंड पेपर से रब करने का रीज़न क्या है भी, इसे सैंड पेपर से रब क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर बन जाती है। मैग्नीशियम मेटल कैसी होती है भाई, रिएक्टिव इन नेचर होती है। मैग्नीशियम मेटल कैसी होती है, रिएक्टिव इन नेचर होती है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन के साथ जो भी एयर में प्रेजेंट है, और अपने ऊपर, यानी कि मैग्नीशियम मेटल क्या करती है, अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग कर लेती है। तो इसको क्लीन करेंगे सैंड पेपर की हेल्प से, और क्लीन करने के बाद फॉर क्लीन बर्निंग, यानी कि अच्छे से वो बर्न हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ताकि यहाँ पे बर्निंग कैसी हो भाई, अच्छी हो। पहले वो मैग्नीशियम मेटल कैसा दिख रहा होगा, मतलब कुछ अलग फॉर्म में होगा, फिर उसने यहाँ पे ऐश बनाया, साथ में क्या है, यहाँ पे लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये सब क्या है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होने के इंडिकेटर है, करेक्टरिस्टिक्स है। अभी हम इनको सम अप करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बताई गई है कि लेड नाइट्रेट लेना है आपको टेस्ट ट्यूब में, और उसमें ऐड करना है पोटाशियम आयोडाइड। तो अब लेड नाइट्रेट क्या होता है, पोटाशियम आयोडाइड क्या होता है, तो देखो ये फॉर्मूला कैसे बना सकते हो आप, ये हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो ये बेसिकली आपको तब पता होगा जब आपको इनके सिंबल्स पता होंगे और इनकी साथ में वैलेंसी पता होगी कि कैसे लिखते हैं। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाते हैं, देखो मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी फिर हम आगे जो भी रिएक्शंस करेंगे उनको नॉर्मल ही करेंगे कि भी इसका फॉर्मूला ये बनेगा। तो लेड नाइट्रेट, तो लेड का सिंबल क्या होता है, सबसे पहले हम सिंबल लिखते हैं, लेड का सिंबल होता है पीबी। नाइट्रेट, नाइट्रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, NO3 होता है। अब लेड की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1। क्या करते हैं यहाँ पे, क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद अब क्या है, पीबी किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 1 से। यहाँ पे जो भी चार्जेस के साइन होते हैं प्लस या नेगेटिव, उसको इग्नोर करते हैं जब फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो यहाँ पे पीबी किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 1 से, तो 1 को मेंशन नहीं करते, 1 को मेंशन करने की नीड नहीं होती। और जो NO3 है, नाइट्रेट आयन है, किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से। तो यहाँ पे क्या बन गया, लेड नाइट्रेट बन गया। अब ओवरऑल यहाँ पे देखो चार्ज बैलेंस ही है। अब पीबी का चार्ज कितना होता है, +2 होता है, तो यहाँ पे +2 चार्ज है, एक नाइट्रेट का -1 होता है, तो इस +2 को कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे -2 ही बैलेंस कर रहा है। तो ओवरऑल चार्ज क्या है, यहाँ पे बैलेंस ही होता है। किसके साथ रिएक्शन करनी है आपको, पोटाशियम आयोडाइड के साथ। तो पोटाशियम का सिंबल होता है K, आयोडाइड का सिंबल होता है I, आयोडीन से बनता है ये। पोटाशियम की वैलेंसी होती है +1, आयोडीन की वैलेंसी होती है -1। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को मेंशन करने की नीड नहीं होती, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, KI। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे लेड नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया है, और साथ में क्या किया है भाई, पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया है, और इन दोनों को ऐड मतलब रिएक्ट करा रहे हैं हम। यहाँ पे लेड नाइट्रेट में आपने क्या ऐड कर दिया, पोटाशियम आयोडाइड ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी भाई, यहाँ पे कैसे रिएक्शन होती है, इस लेड के साथ क्या है भाई, यहाँ पे आयोडीन आ जाता है। तो लेड के ऊपर कितना चार्ज है, +2, तो इसको बैलेंस करने के लिए, +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए आयोडीन भी कितना चाहिएगा आपको, 2 नेगेटिव ही चाहिएगा। बट आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, अभी हमने यहाँ पे देखा कितनी वैलेंसी होती है, -1। तो ये क्या फॉर्म करेगा, PbI2। क्या बनाया भाई इसने, PbI2, विच इज़ यहाँ पे क्या है, पीपीटी की फॉर्मेशन में, पीपीटी की फॉर्म में होता है, विच इज़ येलो इन कलर। ये कैसी पीपीटी फॉर्म करता है, येलो पीपीटी बनाता है। यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गए हैं, और साथ में क्या बन जाता है, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे पोटाशियम बचा है और नाइट्रेट बचा है, तो K और NO3। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है भी, ये यहाँ पे लिक्विड स्टेट में होता है, एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन है किसका प्रेजेंट, KNO3 का। किसका सॉल्यूशन है यहाँ पे, KNO3 का है, और इस KNO3 के सॉल्यूशन में यहाँ पे किसकी पीपीटी है अभी, किसकी पीपीटी है यहाँ पे,
पोटाशियम आयोडाइड की है विच इज़ येलो इन कलर। मैंने अब पिंक बनाई है तो इसको ऐसे मत समझना, ठीक है, जो कलर मैं बोलूँ उस पर ध्यान करना। तो यहाँ पे एक ऐसे कलर की होती है भाई, येलो इन कलर होती है। तो आपने एक और कैरेक्टरिस्टिक देखा कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वहाँ पे पीपीटी फॉर्मेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे अब हम यहाँ पे। इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है। ऐसे आपने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में क्या करना है, जिंक ग्रेनुलीज लेना है। जिंक ग्रेनुलीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जिंक मेटल के ऐसे पीसीज आपके पास ये लेने हैं। और क्या करना है, ऐड डाइल्यूट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है अभी, H2SO4। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है। तो सपोज यहाँ पे आपने HCl को ऐड कर दिया, तो जब हम यहाँ पे HCl को ऐड कर देंगे इसमें और यहाँ पे इसको क्या है क्लोज कर देना है। फ्लास्क को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे यहाँ पे रबर कोर की हेल्प से। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जब आप इसमें HCl ऐड करते हो ना तो यहाँ पे क्या है, बबल फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे क्या है, बबल फॉर्मेशन होती है। तो ये जो बबल फॉर्मेशन होती है ना, ये क्या इंडिकेट करती है कि यहाँ पे क्या है भी, गैस की फॉर्मेशन हुई है। क्या बना है भी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे रिलीज हो रही है ये। तो अब ये रिएक्शन होती क्या है, मतलब बेसिकली ये रिएक्शन हुई क्या है। तो जिंक मेटल था आपके पास, तो जिंक मेटल में आपने क्या ऐड किया, HCl ऐड किया। तो जब आपने HCl को ऐड किया यहाँ पे तो क्या होगा भी, ZnCl2 की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। अब यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है। तो इसको बैलेंस कौन करेगा, जिंक के +2 को कौन बैलेंस करेगा, -2। तो -2 होने के लिए यहाँ पे क्लोराइड आयन आपको कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। और साथ में यहाँ पे क्या है भी, H2 आ जाएगा। और जब आप ये रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो यहाँ पे क्या है भी, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम बैलेंसिंग भी सीखेंगे, अभी मेन फोकस है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन गैस बनी है, ये यहाँ पे क्या है, बबल की फॉर्मेशन कर रही थी, यहाँ पे ये एकदम से रिलीज होती है। तो आपने क्या देखा कि ये भी एक करेक्टरिस्टिक है, जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे देखो कलर चेंज हो सकता है। कलर चेंज का भी हम एक एग्जांपल देखते हैं, आगे एक्टिविटी में मिलेगा, बट यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। जैसे आपने लिया यहाँ पे FeSO4, ये आपके पास है फेरस सल्फेट है, और फेरस सल्फेट को आपने हीट किया। तो ये जो फेरस सल्फेट होता है ना, इसका कलर कैसा होता है भी, फेरस सल्फेट का कलर होता है यहाँ पे पेल ग्रीन कलर के होते हैं इसके क्रिस्टल फेरस सल्फेट के। जब आप इसे हीट करते हो, हीट करने पे यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। हाइड्रेटेड फॉर्म में हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास 7 वाटर मॉलिक्यूल है, और जितने भी वाटर मॉलिक्यूल किसी सॉल्ट के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं अभी उसे हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे सॉल्ट के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी PYQs में आपको मिलेंगे, DSSB का पेपर देखना, NVS KVS के PYQs देखना, और एस्टेट का भी PYQ देखना, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके का कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताना है आपको, सॉल्ट दे देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये पेल ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है इसका। जब आप इसे हीट करोगे तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या है भी, यहाँ पे इवोपरेट हो जाएंगे, सारे के सारे क्या है भी, यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। और ये जब बाहर निकल गए यहाँ पे, तो ये क्या है बचेगा आपके पास, सिर्फ ओनली FeSO4 बचेगा। तो ये जो यहाँ पे बचा है FeSO4, ये कैसा होता है भी, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो यहाँ पे देखो कलर चेंज भी आ गया। तो ये सब किसके इंडिकेशन है, ये सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट कर रहे हैं फॉर द केमिकल चेंज, कि भाई कोई केमिकल चेंज हुआ है, कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अब ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने एक्टिविटीज़ की हेल्प से देखे हैं, अब हम इन्हें एक जगह पूरा सम अप करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है भी, यहाँ पे चेंज इन स्टेट। क्या है सबसे पहले, चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट का चेंज हो जाना। तो ये एग्जांपल देखो यहाँ पे, चेंज इन स्टेट का क्या होता है, यहाँ पे आपके पास है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद वो क्या फॉर्म करता है, वाटर। और जो वाटर होता है वो कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे देखो स्टेट चेंज हो गई। रिएक्टेंट की जो स्टेट थी वो कैसी थी, रिएक्टेंट कौन सी स्टेट में भी, गैशियस स्टेट में। रिएक्टेंट कौन सी स्टेट में, गैशियस स्टेट में। फॉर्म क्या कर लिया उसने, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में प्रोडक्ट को फॉर्म कर लिया। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि गैस भी इवोल्यूट हो सकती है, गैस भी बाहर निकल सकती है। तो क्या एग्जांपल देखा था हमने कि जिंक मेटल है, जिंक मेटल की आपने रिएक्शन की किसके साथ भाई, एसिड के साथ। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था वो किसके साथ, HCl के साथ एग्जांपल दिया था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एग्जांपल में, H2SO4 लिखा हुआ है। रिएक्शन सेम ही होगी। यहाँ पे क्लोरीन के प्लेस पे क्या है, सल्फेट आयन आ जाएंगे। क्लोराइड आयन के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे सल्फेट आयन है। क्या फॉर्म कर लिया इसने, जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है भाई, जिंक के ऊपर होता है +2। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको
-2 वाली ही वैलेंसी का आयन चाहिए। तो सल्फेट के ऊपर कितना होता है, -2 होता है, तो इसने यहाँ पे जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन कर ली और साथ में क्या है भी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म हो गई, रिलीज हो रही है। तो ये किसका क्या इंडिकेट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक, कि भी कोई केमिकल चेंज हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर का भी एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपने क्या लिया, आयरन मेटल ली है, कॉपर सल्फेट विच इज़ ब्लू इन कलर। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू इन कलर होता है। तो जब यहाँ पे ये रिएक्ट करता है आयरन मेटल को, आप यहाँ पे इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हो, रखते हो, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, ये एक रिएक्शन करेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। टाइप ऑफ रिएक्शन में हम देखेंगे ये। तो यहाँ पे इसने क्या फॉर्म कर लिया, आयरन सल्फेट बना लिया विच इज़ ग्रीन इन कलर। तो यहाँ पे ये क्या है, ग्रीन इन कलर है। और कॉपर मेटल आ गई, कॉपर मेटल का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है अभी, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है उसका कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है भी, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में यहाँ पे ऐसे भी रिएक्शंस हो सकती हैं कि जब रिएक्शन कोई होती है तो वहाँ पे रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकल रही है, रिलीज़ हो रही है। और कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें रिएक्शन होने के लिए उसको एनर्जी की नीड होती है, यानी कि वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज़ करने की बजाय क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो टेम्परेचर में चेंजेस दोनों केसेस में आएंगे। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वहाँ पे जो भी रिएक्शन मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। और जब भी वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, जब भी रिएक्शन में से एनर्जी रिलीज़ होती है तो वहाँ पे वो क्या है भी, जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है वो कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम। और क्विक लाइम में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्म कर लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं। और जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो यहाँ पे क्या है, लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि जिसमें बाहर निकलती है हीट, एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे बाहर निकलेगी, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं अभी, उसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो हीट होती है वो कहाँ पे होती है, प्रोडक्ट साइड पे लिखी जाती है। कहाँ पे होती है भाई, प्रोडक्ट साइड पे लिखी जाएगी, प्रोडक्ट साइड पे मेंशन करते हैं। और जब भी एनर्जी को एब्जॉर्ब होता है, जब भी एनर्जी क्या है रिएक्शन में एब्जॉर्ब होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। और ये कहाँ पे होती है, रिएक्टेंट साइड पर होती है। कहाँ होती है, रिएक्टेंट साइड पे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में से, जैसे ऐसे भी यहाँ पे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का एग्जाम मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है ना, जब आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हो, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का जब आप एक्वा सॉल्यूशन बनाते हो, तो यहाँ पे ये कौन से टाइप का चेंज होता है, एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो ये क्या होता है भाई, यहाँ पे एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। जब आप अमोनियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो ना, तो यहाँ पे जो भी आपके पास बीकर, फ्लास्क, जिसमें भी आप ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, वो कैसा हो जाता है भाई, कूल हो जाता है। तो इस टाइप के चेंजेस को, यानी कि इस डिसोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे भाई, एंडोथर्मिक बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, बीकर बिकम्स हॉट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि कैसे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही थी, तो सेम वैसे ही एग्जांपल है। यहाँ पे आपके पास क्या है, सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, और इन दोनों सॉल्यूशन को, एक्वा सॉल्यूशन को जब आपने मिक्स किया तो यहाँ पे क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बना है और सोडियम क्लोराइड बना है। तो बेरियम सल्फेट की जो फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, वो क्या है, पीपीटी फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में रहेगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। और जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या रहेगा, वहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन रहेगा। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें यहाँ पे एक्वस फॉर्म में तो सोडियम क्लोराइड है, और यहाँ पे बॉटम में क्या है भी, सेटल डाउन हो जाएंगे किसके क्रिस्टल्स, सॉरी किसकी प्रेसिपिटेट बन जाएंगे यहाँ पे, किसकी यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट होगी भाई, ये होगी बेरियम सल्फेट की। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। 1 बाय 1 इन सारे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे, जो भी मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है और केमिकल चेंज है, और कैसे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे ना ये जो एनर्जी चेंज वाला, चेंज इन टेम्परेचर वाला है ना, इसको हम अलग से एक बार डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी की रिलीज हो रही है या फिर वो एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बेसिस पे दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है, या
तो वो हीट फॉर्म में होती है या फिर वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो मोस्टली जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हीट फॉर्म वाली एनर्जी के एग्जांपल्स होंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। एक्सो मतलब क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे एग्जिट, एक्सो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट, थर्मिक मतलब हीट। तो यानी कि ऐसी प्रोसेस जहाँ पे क्या हो रहा है अभी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि प्रोसेस होने से क्या है वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमने कैल्शियम ऑक्साइड का देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप उसका एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, उसमें वाटर ऐड करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये वाला एग्जांपल देखा हमने। और एग्जांपल क्या हो सकता है यहाँ पे, बर्निंग का एग्जांपल हो सकता है कि जब भी आपने बर्न किया नेचुरल गैस को, ठीक है, कंबशन कराया किसका भी, नेचुरल गैस का या फिर हाइड्रोजन गैस का, तो अभी क्या होता है यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होता है अभी यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, मतलब कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा राइज हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा अभी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का, अगर आपसे इक्वेशन वाली फॉर्म में पूछा जाए कि आपको एक्सप्लेन करना है, तो क्या होता है नेचुरल गैस जो होती है मिथेन प्लस में क्या होता है, ये किसका एग्जाम्पल बनेगा कंबशन रिएक्शन का। तो कंबशन रिएक्शन जो होती है वो किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ ही होती है। तो यहाँ पे मिथेन है, नेचुरल गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया आपने तो किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर बनता है और साथ में क्या है भी हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और क्या हो सकता है भाई इसका फिजिकल चेंज का, और हो सकता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी किसका एग्जाम्पल है भाई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का है। और यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक है रेस्पिरेशन, एक है यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, यानी कि जो वेजिटेबल मैटर होता है, आपको पता है ना जो भी सब्जियां होती है, यानी कि जो भी सब्जियों का मतलब जो भी किचन का वेस्ट होता है, वेजिटेबल मैटर जो भी वेस्ट बनेगा उसका डिकम्पोजिशन होता है, वो धीरे धीरे क्या है माइक्रोब्स की प्रेजेंस में धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोज होने के बाद क्या बना लेते हैं, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कंपोस्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी किसका एग्जाम्पल है अभी एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है अभी रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन करता है भी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है और क्या फॉर्म करता है यहाँ पे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है इसका किस में भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड एक्सोथर्मिक बनेगा या फिर एंडोथर्मिक बनेगा, ये आपको बताना है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि डाइजेशन ऑफ फूड किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक का या फिर एक्सोथर्मिक का। अब एंडोथर्मिक जो प्रोसेस होती है ना वो जस्ट इसका अपोजिट होती है एक्सोथर्मिक का। वहाँ पे क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी, हीट एनर्जी क्या थी भाई रिएक्शन से बाहर निकल रही थी। यहाँ पे क्या होगा एंडोथर्मिक में, एब्जॉर्ब होगी एनर्जी, क्या है भाई यहाँ पे एब्जॉर्ब होने से जो भी रिएक्शंस प्रोसीड करेंगी, जो भी रिएक्शन होती हैं उन्हें हम बोल देते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड से जो क्विक लाइम बना है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है वो कैसे हुई है, जब आपने उसे हीट किया है। तो हीट किया है तो इसका मतलब क्या है कि आपने रिएक्टेंट को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की है रिएक्शन होने के लिए। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अभी एंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को और हम क्या बोल सकते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम मार्बल भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्बल और लाइमस्टोन। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है आपको, फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होती है, सबको पता है सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो सराउंडिंग से और साथ में क्या करता है वाटर और लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है किसकी प्रेजेंस में हुई है, सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है। तो इसने एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा भाई यहाँ पे एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे, एक्सो एंडो का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द केमिकल इक्वेशन, की केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है किसके कैसे होती है, बाय यूजिंग द सिंबल, यानी कि
जो भी एलिमेंट है, कंपाउंड है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनके सिंबल्स और उनके फॉर्मूले का यूज़ करके हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपके पास, देखो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या करते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक एरो का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखो एक एग्जांपल बताया हुआ है, जैसे सबसे पहले क्या होता है आपके पास, स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। तो हाइड्रोजन ने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या है, वाटर की फॉर्मेशन हो गई है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रिएक्शन के लिए क्या है, रिएक्टेंट है, और जो वाटर बना है वो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट वेज होते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के, तो उनको हम वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले क्या होता है, वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन से क्या मतलब है, पहला मेथड जो है, पहला वे है वो क्या है भी, वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, वर्ड्स में ही रिएक्शन को मेंशन करते हैं, यानी कि वर्ड्स में ही आप यहाँ पे रिएक्शन को लिखते हो। जैसे आपने रिएक्शन कराई मैग्नीशियम मेटल की, मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन के साथ, तो उसे हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम, यानी कि जो भी यहाँ पे एलिमेंट है, सब्सटेंस है, उनका नाम ही लिख देंगे। तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ये कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म करता है, प्रोडक्ट विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसने क्या बना लिया, अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो ये वर्ड इक्वेशन होती है। अब ये जो वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, विच इज़ वेरी मतलब क्या है, टाइम टेकिंग है, इनकन्वीनियंट है कि भाई आप बार बार ऐसे, अगर मान लो आपको यही इक्वेशन 3 बार लिखनी हो तो कितना इनकन्वीनियंट है कि इस इक्वेशन को बार बार इस तरीके से लिखें हम। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या भाई, स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, स्केलेटल इक्वेशन होती है। तो स्केलेटल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं, सिंबल और फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल और फॉर्मूले यहाँ पे हम इसके यूज़ करते हैं जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम मेटल, यही वाला एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नीशियम मेटल ने कंबाइन किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और इसने क्या फॉर्म कर लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो इक्वेशन होती है ना, स्केलेटल इक्वेशन होती है, ये क्या होती है, ये अनबैलेंस होती है। कैसी है भाई, ये अनबैलेंस इक्वेशन है, यानी कि यहाँ पे दोनों साइड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हैं उनके एटम्स इक्वल नहीं होते हैं, ये अनबैलेंस इक्वेशन बनेगी। तो इसको और भी अच्छे तरीके से, यानी कि यहाँ पे एटम्स बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस इक्वेशन से मतलब क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स पर एटम्स आर नॉट बैलेंस। तो नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, जो करेक्ट वे है वो क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। क्या होता है भाई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम सिंबल और फॉर्मूले का ही यूज़ करते हैं, सिंबल और फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे जो एटम्स होते हैं ना, दे आर इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे जो एटम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब वो क्या है भाई, बैलेंस हो गई इक्वेशन। क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम मेटल प्लस में ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है। तो अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन की है इसने, इसमें देखो प्रोडक्ट साइड पर मैग्नीशियम कितना है 1, रिएक्टेंट साइड पे कितना है 1, बट यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2, और इस साइड प्रोडक्ट साइड पर कितने हैं 1 ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ पे आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम मेटल तो 2 हो गए, बट रिएक्टेंट साइड पे अभी भी कितने हैं 1 है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है ना, यहाँ पे ये क्या बन गई भाई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग होती है, कौन से लॉ को फॉलो करती है, हमने क्या बोला यहाँ पे कि नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड्स आर इक्वल। तो ये किसके अकॉर्डिंग होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा था कि जो मास होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो क्या होता है भाई, मतलब कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल होता है मास ऑफ द रिएक्टेंट की। तो वो किस, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होती है। अब यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को और भी हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो वो हम कैसे इंफॉर्मेटिव बनाते हैं उसको भी देखते हैं। फिर यहाँ पे हम 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे किसके भाई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे आप बैलेंस करते हो। तो फर्स्ट है यहाँ पे देखो फॉर सॉलिड, यानी कि कोई भी जब आप केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करोगे वहाँ पे रिएक्टेंट या फिर जो प्रोडक्ट बना है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो उसके लिए हम ऐसे एस सिंबल यूज़ करते हैं, ऐसे करके ब्रैकेट में मैंशन करते हैं। अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर गैशियस स्टेट में है तो ऐसे जी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन है तो उसको ए क्यू ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, अगर गैशियस
प्रोडक्ट बन रहा है, गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, तो आप उसे ऐसे एरो से भी मेंशन कर सकते हो कि वो गैसियस स्टेट में है। और अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन या फिर रिएक्टेंट में कोई भी पीपीटी फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, तो वहाँ पे क्या है भी, आप यहाँ पे ऐसे इन्वर्टेड एरो का यूज़ करते हो। तो इन्वर्टेड एरो से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 2-3 एग्जाम्पल है। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हुआ है किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, और यहाँ पे इसने क्या किया है, मिथेनॉल बना लिया है। तो ये जो मिथेनॉल बना है वो कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, तो यहाँ पे हमने एल से रिप्रेजेंट किया है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जो आपके पास रिएक्टेंट, ये कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। कार्बन मोनोऑक्साइड भी कौन सी स्टेट में, भी गैसियस स्टेट में। और जो भी एक्स्ट्रा कंडीशंस आपको रिएक्शन को होने के लिए प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे मान लो कोई टेम्परेचर देना है किसी रिएक्शन को होने के लिए, कोई प्रेशर कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, या फिर कोई कैटेलिस्ट वहाँ पे ऐड करना पड़ता है, तो उसे हम क्या है, एरो पे मेंशन करते हैं। एरो पे आप ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे हम एरो पे कंडीशन को मेंशन करते हैं। एक और एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन किया इसने, तो यहाँ पे क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन सी स्टेट में, एक्वस स्टेट में, तो यहाँ पे आपने ए क्यू रिप्रेजेंट किया। वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है। एरो पे हमने क्या है, कंडीशन को मेंशन कर दिया, क्या, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसने क्या फॉर्म कर लिया, यहाँ पे ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन गैस बनाई और वाटर बन गया। तो इस तरीके से क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो भी स्टेट होते हैं उनको मैंशन करते हैं, एरो पे कंडीशंस को मैंशन करते हैं। और अगर आप ये कंडीशंस को इंक्लूड नहीं करते हो रिएक्शन में, ये पूरा प्रॉपर वे जो होता है रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, तो यहाँ पे आपके ना मार्क्स भी कट सकते हैं। ये मेंशन करना क्या होता है भी, इंपॉर्टेंट होता है। ये जो भी इंफॉर्मेशन है रिएक्शन के रिगार्डिंग, इनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना, कंडीशंस को मेंशन करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा क्या है, करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब हम यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं कि बैलेंसिंग के रिगार्डिंग, कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमने मैग्नीशियम मेटल का ही एग्जाम्पल देखा, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। आपके पास क्या है, आयरन मेटल है। आयरन मेटल प्लस में यहाँ पे आपने क्या है, वाटर लिया और ये आपने रिएक्शन कराई। तो यहाँ पे जो आयरन मेटल है ये कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। यहाँ पे ये जो रिएक्ट करता है कौन सी स्टेट में होता है भाई, स्टीम के फॉर्म में होता है, यानी कि यहाँ पे स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है आयरन मेटल। ये हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये क्या बना लेता है, यहाँ पे Fe3O4 बनाता है। क्या करता है, Fe3O4 बनाता है। और साथ में क्या है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ये इस तरह से पूरी रिएक्शन होती है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ऐसे होगा, और ये जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है। तो हमने यहाँ पे सिंबल्स मेंशन कर दिए इनके। अब रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस। तो अब रिएक्टेंट साइड पे देखो और प्रोडक्ट साइड पे देखो, या तो आप स्टार्ट कर सकते हो जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है उससे, ठीक है, या फिर आपको प्रैक्टिस करते करते खुद ही थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से ही आप ना रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। आपको ऑप्शन में जो भी कोफिशिएंट गिवन है ना इनके, कि ये बनेगा या फिर ये आएगा, इसके कोफिशिएंट क्या आएंगे, उनको 1 बाय 1 पुट करके देखते जाओ, और आपका एलिमिनेशन मेथड से ही यहाँ पे क्या है, ऑप्शन के थ्रू ही रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, आयरन मेटल कितना है, 1 है, यहाँ पे कितनी है, 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटम किसके, ऑक्सीजन के, तो अगर आपने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो देखो अभी रिएक्शन में क्या चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है अभी देखो, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन एटम हो गए हैं। बट यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कितने हैं भाई, अभी भी 2 ही एटम है, तो आपने इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन कितने हैं, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये तो बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा है भाई, आयरन मेटल बचा है। क्या बचा है भाई, यहाँ पे आयरन मेटल बचा है। तो आयरन मेटल को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो 3 है, तो यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे CH4 मिथेन है आपके पास, और साथ में क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, CO2 प्लस में वाटर। अभी हमने ये रिएक्शन ऊपर देखा था। तो ये जो मिथेन है देखो, ये रिएक्शन अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कंबशन वाले उसमें, कंबशन वाले इसमें यहाँ पे मैंने आपको कराया था। ये रहा देखो, ये एक्सोथर्मिक वाले इसमें कि गैशियस स्टेट में है, ये भी गैशियस स्टेट में है, गैशियस प्रोडक्ट बनेगा, ये भी गैशियस प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, बर्निंग का प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, आपको इनके ये मेंशन करने हैं, साथ में इनकी स्टेट मेंशन करनी है। और क्या होगा देखो, जब आप यहाँ पे दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हो, तो देखो भाई इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, इस साइड भी 2 है, 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। और क्या है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, और इस साइड कितनी है, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे हाइड्रोजन तो कितने हो गए भाई, 4 हो गए, और इस साइड भी 4 हाइड्रोजन हो गए हैं। कार्बन अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए हैं, और यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन है, मतलब कि 4 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो यहाँ से आए हैं,
वाटर मॉलिक्यूल से 2 ऑक्सीजन कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो टोटल कितने हैं 4। तो 4 करने के लिए यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब 2 2 ज़ा 4, 4 ऑक्सीजन एटम आ गए हैं। कार्बन देखो दोनों साइड 1 है, तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो गई है, नहीं हो गई है, ये रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है इसका 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। जिसके सामने कुछ भी नहीं होता है ना, कोई भी नंबर नहीं आता, तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1 होता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे क्या है भाई, बैलेंस बन गई है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के रिगार्डिंग बताया हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको कि किस तरीके से दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करके बैलेंस करना है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता ही बनता है, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, PYQs को किसी भी पेपर के देख लेना। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है अभी देखो यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज द नेम सजेस्टेड, यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या है भी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कुछ कंबाइन होने से ये रिएक्शन हो रही है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड, यानी कि रिएक्टेंट भी बोल सकते हो, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या करते हैं, एक सिंगल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे ही हम क्या बोलेंगे भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ये जो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है ना, ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, और कंबाइन करने के बाद तो वो बनाएंगे ही कंपाउंड। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो देखो भाई, सबसे पहला एग्जांपल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और आपने ऐड किया इसमें वाटर। तो जब आप क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्लेक लाइम, और यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो देखो क्या हुआ है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट थे, क्या है भी, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा क्या है यहाँ पे वाटर है। दोनों ने कंबाइन करके क्या किया है, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है। क्या किया है भी, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है। तो ये किसका एग्जांपल बन गई भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपसे एग्जाम में वो ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि एक ऐसी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो या फिर एक ऐसी रिएक्शन का एग्जाम्पल दो विच इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन भी करे और एक्सोथर्मिक भी बने। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल। तो यहाँ पे कोल जो होता है वो कार्बन की ही फॉर्म होती है। तो यहाँ पे कोल ने किसके साथ रिएक्शन की भी, ऑक्सीजन के साथ। जब आप कोल को बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। 2 रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट बनाए। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस ने कंबाइन किया ऑक्सीजन गैस के साथ, तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, वाटर बन गया, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है डिपेंडिंग ऑन द कंबाइन कि भाई क्या कंबाइन हो रहा है, यानी कि कंबाइनिंग पेयर पे डिपेंड करती है कि एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, एलिमेंट कंपाउंड के साथ कंबाइन हो रहा है, या फिर कंपाउंड कंपाउंड कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इनको हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट रिएक्शन को। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, एलिमेंट एलिमेंट के टाइप का है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एलिमेंट एलिमेंट के टाइप का है। तो एलिमेंट एलिमेंट में क्या होगा, देखो जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन किया तो क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे ये क्या है भी, दोनों ही हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी दोनों क्या है भी, एलिमेंट है, और दोनों ने मिलके क्या किया है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है विच इज़ कंपाउंड। तो कंपाउंड यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, तो ये किसका एग्जांपल बन जाएगा, एलिमेंट एलिमेंट टाइप का रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, कंबाइन किया ऑक्सीजन गैस के साथ, तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई, एलिमेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन टाइप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे, एलिमेंट ने कंपाउंड के साथ कंबाइन किया है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे हो रही है। तो ऑक्सीजन गैस ने कंबाइन किया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो देखो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे एलिमेंट की फॉर्म में, एलिमेंटल स्टेट में है, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है। दोनों ने कंबाइन करके क्या किया है, कंपाउंड ही बनाया है, और जो कंपाउंड बनाया है वो क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का ही एग्जाम्पल है, बट कॉम्बिनेशन में कौन सा एग्जाम्पल है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड के कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपाउंड कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड ने कंपाउंड के साथ कंबाइन किया है। तो एग्जाम्पल देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं, और वाटर के साथ कंबाइन किया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, तो इसलिए किसका एग्जाम्पल है,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, अमोनिया प्लस में HCl गैस कंबाइन करती है तो यहाँ पे क्या होता है अभी, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये क्या है अभी यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए हैं। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन ये जस्ट अपोजिट होती है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते थे, यहाँ पे क्या होगा भी, प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा होंगे, क्योंकि जस्ट अपोजिट है ना किसका, कॉम्बिनेशन का। तो डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, यानी कि ब्रेक हो जाना। तो जब एक सिंगल रिएक्टेंट मोलिक्यूल, एक सिंगल रिएक्टेंट कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सिंपल क्या करता है, कंपाउंड फॉर्मेशन, सिंपल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं अभी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये होने के लिए भी यहाँ पे आपको क्या है, कुछ कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिपेंडिंग ऑन द कि आपने कैसे डिकम्पोज किया है, कैसे एक सिंगल रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, आपने क्या यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड किया, उसके बेसिस पे तीन टाइप की रिएक्शन होती है। एक होता है यहाँ पे क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन, एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, एक होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है, और एक होता है यहाँ पे फोटोलिसिस। एक क्या होता है, फोटोलिटिक या फिर फोटोलिसिस भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो थर्मल डीकम्पोजिशन होता है किसकी वजह से होता है, हीट की प्रेजेंस की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से डीकम्पोजिशन होता है। और फोटोलिसिस किसकी वजह से होता है, लाइट कंडीशन आप प्रोवाइड करते हो, यानी कि लाइट की प्रेजेंस की वजह से डीकम्पोजिशन होता है। तो वन बाय वन अब हम यहाँ पे इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट से। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट से। तो यहाँ पे हीट करने की वजह से एक सिंगल रिएक्टेंट से आपको दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन, तो जब हम इसे हीट करते हैं तो यहाँ पे ये क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखो दो प्रोडक्ट बन गए ना, कैसे हुआ है, हीट की प्रेजेंस की वजह से हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट विच इज़ कलरलेस, ये कलरलेस होता है। जब आप इसे हीट करते हो तो ये क्या करता है अभी यहाँ पे, ये फॉर्म कर लेता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बनाएगा विच इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। रेडिश ब्राउन इन कलर जो बनता है फेरिक ऑक्साइड होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। और साथ में क्या है अभी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो देखो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे, तीन। यहाँ पे कितने बने हैं, 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे लेड नाइट्रेट का, कि जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो लेड नाइट्रेट इज ऑल्सो वाइट इन कलर, ये भी कलरलेस होता है, वाइट होता है। तो जब आप इसे हीट करते हो तो यहाँ पे क्या करता है, लेड ऑक्साइड बनाएगा विच इज़ येलो रेजिड्यू, जो कि येलो कलर का होता है। और साथ में क्या भी यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन कलर की यहाँ पे गैस रिलीज होती है, और ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पे साथ में रिलीज होती है। तो यहाँ पे देखो कितने प्रोडक्ट बने हैं भाई, 3 बने हैं। एक सिंगल रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट बने हैं, 3 बने हैं। अब प्रोडक्ट में देखो एलिमेंट भी है, कंपाउंड भी है। तो प्रोडक्ट में एलिमेंट भी बन सकते हैं, कंपाउंड भी बन सकते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके थे भाई, थर्मल डीकम्पोजिशन के थे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट से। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट से। और लिटिक मतलब लिसिस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन से, ब्रेक होना। तो ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस की वजह से हो रही है उनको हम क्या बोलेंगे भाई, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट क्या था, सिल्वर क्लोराइड था विच इज़ वाइट इन कलर। आपने जब इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, अभी एक एक्टिविटी भी देखेंगे, यहाँ पे आपने एक चाइना डिश में क्या किया है, सिल्वर क्लोराइड लिया है और उसे सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया। तो यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड होता है वाइट इन कलर, ये कुछ टाइम के बाद जब आप देखते हो तो इसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो जो यहाँ पे रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वो सिल्वर मेटल बनाता है विच इज़ ग्रेइश इन कलर, और क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होती है। और एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का, सिल्वर ब्रोमाइड। तो जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो यहाँ पे सिल्वर मेटल मिलता है आपको, और ब्रोमीन गैस बाहर निकलती है। और सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर होता है वो क्या होता है भी, पेल येलो इन कलर होता है। सिल्वर का यहाँ पे कैसा कलर रहेगा, ग्रेइश इन कलर रहेगा। और ये दोनों ही सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते थे। तो यूजेस के रिगार्डिंग भी, एप्लीकेशन पार्ट के रिगार्डिंग भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इसका यूज़ कहाँ पे होता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है भी, इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रो से क्या मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब कि करंट को पास करने की वजह से जो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, यानी कि जो रिएक्शन होगी उसे हम क्या बोलते हैं भी, इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन बोलते हैं। तो वाटर है आपके पास, वाटर
में से आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, तो पास कराने से ये यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, आपको डिफरेंट टू प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं भाई, डीकम्पोजिशन बोलते हैं। और कौन सा एग्जाम्पल है ये, इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी और इनके टाइप्स भी समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पे इन दोनों ही रिएक्शन के रिगार्डिंग ना जो भी आपको एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ गिवन है उनको एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो 1.4 ये जो एक्टिविटी है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग है। इसमें क्या बोला गया है, आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और उसमें धीरे धीरे स्लोली ऐड करना है वाटर। बीकर में क्या करना है, आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें वाटर ऐड करना है और टच द बीकर, बीकर को टच करके देखना है, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आप टेम्परेचर चेंज यहाँ पे कोई ऑब्जर्व करते हो कि भाई ये बीकर हॉट हो रहा है या फिर कूल हो रहा है, ऐसा कुछ ऑब्जर्व करते हो क्या। तो अभी हमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है विच इज़ सॉलिड इन स्टेट, जब इसमें आप वाटर को ऐड करते हो तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है विच इज़ एक्वस इन स्टेट। और साथ में क्या है भी यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये जो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है इसकी वजह से यहाँ पे इस बीकर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। तो ये बीकर कैसा फील होगा भी आपको, बीकर बिकम्स हॉट, बीकर कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। और यहाँ पे जब ये रिएक्शन होती है तो क्या है, एकदम से लार्ज अमाउंट में एकदम से विग्रस रिएक्शन होती है, यानी कि एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन होती है और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, बबल फॉर्मेशन होगा और हिसिंग नॉइज भी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, इसी के रिगार्डिंग एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दी गई है, एक बॉक्स गिवन है, तो उसमें क्या बताया गया है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम बोलते हैं। तो ये जो स्लेक लाइम है ना, कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है एज ए वाइट वॉशिंग। कहाँ पे यूज़ होता है भी, एज ए वाइट वॉशिंग यूज़ होता है, वॉल पे वाइट वॉश करने के पर्पज से इसका हम यूज़ करते हैं। और जब आप इसे इसका वाइट वॉश कर देते हो, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने वॉल पे कर दिया है, इसकी वाइट वॉश कर दी है, तो क्या होगा, 2 या 3 दिन में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर प्रेजेंट होती है उसके साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है धीरे धीरे, और रिएक्ट करने के साथ ही किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, एक शाइनी फिनिश आ जाता है वॉल पे, ठीक है। और जो शाइनी फिनिश आती है ना, वो किसकी वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। तो देखो क्या हुआ, आपने वॉल पे कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दीवार पे आपने कर दिया, तो अब 2-3 दिन में क्या होगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉन्टेक्ट में आएगी ना, जो कि एयर में प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे रिएक्शन कर लेता है। उस रिएक्शन के करने की वजह से जो वॉल है ना, उस पर एक शाइनी फिनिश आ जाती है, ठीक है, शाइनी फिनिशिंग आ जाती है। शाइनी फिनिश आती है ना, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो क्या फॉर्म कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या आती है भाई, शाइनी फिनिशिंग आती है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोला जाता है, मार्बल भी बोला जाता है। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे एक्टिविटी देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के रिगार्डिंग। वैसे ही रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक्टिविटी के फॉर्मेट में हम देख लेते हैं कि आपको एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है और कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए एक्टिविटी में। तो देखो क्या है भाई, आपने लिया यहाँ पे 2 ग्राम फेरस सल्फेट, क्या लिया है अपने स्टार्टिंग में, 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए हैं ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे ये ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लिए विच इज़ ग्रीन इन कलर। ये स्टार्टिंग में कैसे होते हैं भी, ग्रीन इन कलर होते हैं। और जब आप इसे हीट करते हो तो ये देखो जो फेरस सल्फेट होता है ना, ग्रीन इन कलर होता है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में, इसलिए इसका कलर कैसे होता है, ग्रीन। बट जब आप इसे हीट करोगे तो यहाँ से सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और ये क्या है, फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो ये जो फेरस सल्फेट बना है ये कैसा है, एनहाइड्रस फॉर्म में है। कैसा है भी, एनहाइड्रस फॉर्म में है। तो ये जो एनहाइड्रस फॉर्म में ये फेरस सल्फेट है, ये वाइट इन कलर होता है। जब फिर आप इसको और स्ट्रॉन्ग हीट करते हो, यानी कि पहले यहाँ से वाटर बाहर निकला, फिर आप इसको और स्ट्रांगली हीट कर रहे हो, तो स्ट्रांगली हीट करने पे यहाँ पे क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस ये साथ में यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है ये कैसे कलर का बनता है भी, रेडिश ब्राउन इन कलर का होता है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो यहाँ से रिलीज होती है, इनकी स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल होती है। कैसी होती है, पंजेंट स्मेल होती है, सफोकेटिंग स्मेल होती है, दोनों की वैसे पंजेंट स्मेल आएगी। और साथ में क्या होता है, इनकी जो स्मेल होती है वो किससे मैच करती है, बर्निंग मैचस्टिक से। जब मैचस्टिक को आप बर्न करते हो तो उससे यहाँ पे स्मेल जो आएगी वो उसी के जैसी आएगी, यानी कि मैचस्टिक को बर्न करने से जो स्मेल आती है उसी काइंड की यहाँ पे आप स्मेल को ऑब्जर्व करते हो। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, देखो, डू नॉट पॉइंट आउट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ, यानी कि ये जो टेस्ट ट्यूब है ना,
ना, इसका जो माउथ है, यहाँ से क्या है, जब आप इसे हीट करोगे तो गैस रिलीज़ होगी, SO2 और SO3 रिलीज़ होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपको क्या है, एकदम से ये जो माउथ है टेस्ट ट्यूब का, अपनी तरफ या आपके साइड में कोई भी है आपका नेबर, उसकी तरफ नहीं करनी है, ठीक है। जिसके साथ भी आप प्रैक्टिकल करते हो, यानी कि आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो, उसकी नोज़ की तरफ ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना है, क्योंकि ये स्मेल क्या होती है, एकदम से पंजेंट स्मेल होती है। आप क्या करते हो, यहाँ पे देखो, ये जैसे हैंड है, तो हैंड से धीरे धीरे इसको, जो भी यहाँ से गैस रिलीज हो रही है ना, उसको वाफ्ट करते हो, यानी कि अपनी तरफ ऐसे धीरे धीरे क्या करते हो, अपनी तरफ पॉइंट आउट करते हो, यानी कि गैस को ऐसे हैंड से अपनी तरफ लेते हैं। तो जेंटली आपको क्या करना है, ये स्मेल करना है। तो ये यहाँ पे किस में आप लिख सकते हो, ये वाले पॉइंट्स कहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप, प्री क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 1.6। देखो लास्ट वाली एक्टिविटी किसका एग्जांपल थी, थर्मल डीकम्पोजिशन का, क्योंकि यहाँ पे हम जो एक्टिविटी करके देख रहे थे उसमें आपने क्या किया था, हीट का यूज़ किया था। तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये भी किसका एग्जांपल है, थर्मल डीकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है। क्या बोला गया है देखो एक्टिविटी में, कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है बॉइलिंग ट्यूब में और उसे हीट करना है विद द पेयर ऑफ टोंग्स हीटेड ओवर अ फ्लेम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। आपको यहाँ पे चेंज ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में बॉइलिंग ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया, और लेड नाइट्रेट को आप जब हीट करते हो, आपने लेड नाइट्रेट को जब हीट किया, विच इज़ वाइट इन कलर। लेड नाइट्रेट कैसा होता है, अभी वाइट इन कलर होता है। जब आप इसे हीट करते हो तो हीट को आप डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। तो क्या मिलता है आपको, लेड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और साथ में क्या है भी, ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। तो जो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये जो यहाँ पे बाहर निकलेगी, वो कैसे कलर की होती है, ब्राउन गैस होती है। कैसे होते हैं भी, इसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। और जो लेड ऑक्साइड मिलेगा यहाँ पे आपको, वो कैसा होता है, येलो रेजिड्यू इन कलर होता है। ये वाली रिएक्शन आप खुद से बैलेंस करके देखना कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं है। ये बैलेंसिंग आप खुद से ट्राई करके देखना, आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा कि आपको बैलेंस करना आया है या फिर नहीं आया है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, थर्मल डीकम्पोजिशन का है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं भाई, एक्टिविटी 1.7। ये किसका एग्जांपल बनेगी भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल बनेगी, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेटअप समझते हैं कि क्या है। तो सेटअप में आपको क्या बोला गया है भाई, कि एक प्लास्टिक मग लेना है, ड्रिल 2 होल्स, उसमें 2 होल्स बनाने हैं, और रबर स्टॉपर्स लगा देना है यहाँ पे होल्स पे, और 2 कार्बन इलेक्ट्रोड यूज़ करनी है। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो है, ये क्या भी आपने कार्बन इलेक्ट्रोड बनाई है, यहाँ पे स्टॉपर की हेल्प से यहाँ पे इनको लगा दिया है, फिक्स कर दिया है। और जो ये इलेक्ट्रोड है, इनको आपने 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब मग में आपको क्या करना है, यहाँ पे मग है, बीकर है, जो भी, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल कर देना है वाटर फिल कर देंगे, और साथ में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे ऐड करनी है इस वाटर में, फ्यू ड्रॉप्स ही ऐड करनी है। और ये 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, दोनों टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड करके, यानी कि उल्टा करके, हम क्या है, इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रख देंगे। ये लिखा है ना देखो, 2 टेस्ट ट्यूब फिल विद वाटर, इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। फिर क्या करेंगे हम, स्विच ऑन द करंट। यहाँ पे क्या है भाई, स्विच ऑन कर देंगे, करंट पास होगा इस पूरे सेटअप में से, और लीव देम अपरेटस अनडिस्टर्ब। इस अपरेटस को, इस सेटअप को आपको क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख देना है, यानी कि इसको छेड़ना नहीं है। आपने क्या ऑब्जर्वेशन देखी यहाँ पे, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जर्वेशन में देखो, आपने आपसे क्वेश्चन क्या क्या पुटअप किए हैं उसने। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हुआ है, क्या हुआ है अभी, फॉर्मेशन ऑफ बबल हुआ है। ये पूछा है यहाँ पे कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे होता है, दीज बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ये क्या करता है, जो बबल फॉर्मेशन होती है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो वाटर चला गया था उसको डिस्प्लेस कर देता है, वहाँ पे क्या आ जाती है, गैस आ जाती है। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब, के दोनों टेस्ट ट्यूब में जो भी गैस कलेक्ट हो रही है वो सेम वॉल्यूम में है या फिर वॉल्यूम में चेंजेस है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल, जब एक बार टेस्ट ट्यूब में रिस्पेक्टिव गैस फिल हो जाए तो उनको रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद बर्निंग कैंडल उनके पास लेके जानी है। तो जब आप बर्निंग कैंडल को माउथ ऑफ द इसके पास लेके जाओगे, टेस्ट ट्यूब के पास, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या ऑब्जर्वेशन हुई है, यानी कि जो बर्निंग कैंडल थी उसके साथ आपने क्या ऑब्जर्व किया। व्हाट हैपन्स इन ईच केस, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। आपको ये भी बताना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस प्रेजेंट है। तो देखो ये पूरा सेटअप है यहाँ पे। तो क्या होता है, ये आपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड जो होते हैं, एक बनता है यहाँ पे कैथोड और एक बनता है एनोड। तो कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है भी, हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलिसिस किसका कर रहे हो, वाटर का। इलेक्ट्रोलिसिस हम यहाँ पे किसका कर रहे हैं भी, वाटर का। तो वाटर का ही डीकम्पोजिशन होगा। अब वाटर मिलके किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे वो हाइड्रोजन गैस होगी और ऑक्सीजन गैस होगी। यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करो।
तो इस रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 मोल्स किसके होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं, और सॉरी हाइड्रोजन के होते हैं। 1 मोल यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन का आएगा, और 2 मोल्स ही यहाँ पे किसके होंगे, वाटर मोलिक्यूल के होंगे। तो यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। और एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट करते हैं, अभी एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे एनोड पे कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। और साथ में ही आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो हो गया वॉल्यूम कलेक्ट कर लिया आपने कि दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, और ये सारा रिमूव किया। आपको क्या करना था अब यहाँ पे, इस इक्वेशन को देखने से ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो दोनों इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो रही है वो डिफरेंट वॉल्यूम में हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो क्या बनेगा भाई, 2:1 बनेगा। अगर उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वॉल्यूम बोला है तो आप 1:2 लिखोगे। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो लिखा है या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो मेंशन किया है। यहाँ पे क्वेश्चन ना वो मास का रेशो का भी पूछ लेता है कि मास का रेशो बताओ। जैसे देखो कैथोड पे क्या कलेक्ट हो रहा है, कैथोड क्या होता है अभी, कैथोड क्या होता है, अभी हमने देखा कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है। और कैथोड पे कलेक्ट हुई हाइड्रोजन गैस, एनोड पे कलेक्ट हुई ऑक्सीजन गैस। और जो रेशो आता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम का जो रेशो होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1 होता है। अगर मास के रेशो की हम बात करें तो वो 1:8 होता है। तो 1:8 देखो कैसे आया अभी, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसका मास कितना आएगा, 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 1। एक ऑक्सीजन का मास कितना आएगा भाई, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मास कितना बनेगा, 16। तो यहाँ पे 2 और 16 का जब सिंपलेस्ट रेशो बनाओगे वो क्या आएगा, 1:8। तो यहाँ पे इन दोनों का जो रेशो आएगा बाय मास, ये क्या है, बाय वॉल्यूम है, ये क्या है भाई यहाँ पे बाय मास रेशो है। तो ये आपको याद रखना है कि उसने क्वेश्चन में वॉल्यूम का रेशो पूछा है या फिर मास का रेशो पूछा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो लिखा है या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो लिखा है। ठीक है, अब ऑप्शन में अगर मान लो उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो दे दिया, उसने ये पूछ लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो बताओ क्या बनेगा, और ऑप्शन जो है वो आपको 2:1 और 1:2 भी दोनों ही दे दिए। तो अब यहाँ पे इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि भाई किसका रेशो कैसे मेंशन करके उसने पूछा हुआ है। अब होता क्या है, देखो आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बोला गया है, ये तो क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पे रेशो सेम नहीं आएगा, यानी कि वॉल्यूम का रेशो डिफरेंट बनेगा। दोनों गैसेस जो होंगी वो टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट अमाउंट में कलेक्ट होगी, उनका वॉल्यूम सेम नहीं है। एक और पॉइंट यहाँ पे बोला है कि बर्निंग कैंडल जो है वो आपको टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जानी है। तो क्या होता है देखो, जब आप हाइड्रोजन गैस जिस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो रही है, जिस इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसके पास बर्निंग कैंडल को लेके जाते हो, तो क्या होता है, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो पॉपअप साउंड जो होता है वो कौन से गैस को कंफर्म करती है भी, हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, कैसे नेचर की होती है, कंबस्टिबल इन नेचर होती है। क्या होती है, कंबस्टिबल इन नेचर होती है। कंबस्टिबल का मतलब है कैपेबल ऑफ बर्निंग। ठीक है, कैपेबल ऑफ बर्निंग होती है, बट कंबशन यानी कि खुद से नहीं बर्न होती, बट वो कैपेबल ऑफ बर्निंग होती है। कंबशन का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खुद ही रिएक्शन होती रहती है। कंबस्टिबल का मतलब क्या है कि वो कैपेबल ऑफ बर्निंग है लेकिन वो खुद से रिएक्शन नहीं कर सकती। और जो फ्लेम है यहाँ पे बर्निंग कैंडल की, वो एक्सटिंग्विश भी हो सकती है, मतलब कि वो बुझ भी सकती है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस कलेक्ट हो रही है, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस के पास जब आप क्या करते हो, ऑक्सीजन गैस है जहाँ पे, उस टेस्ट ट्यूब के पास आप यहाँ पे बर्निंग कैंडल लेकर जाते हो, तो जो फ्लेम होती है ना वो क्या है, ग्रोज ब्राइटर। ये ऑक्सीजन गैस किसका सपोर्टर होती है अभी, ऑक्सीजन गैस किसको सपोर्ट करती है, कंबशन को। तो इसी वजह से क्या है, एकदम से ब्राइटर फ्लेम हो जाती है और भी ज़्यादा। तो ऑक्सीजन गैस कंबशन को सपोर्ट करती है बट कंबस्टिबल नहीं होती है। ठीक है, कंबस्टिबल नहीं होती है। और हाइड्रोजन गैस कैसी नेचर की होती है, कंबस्टिबल नेचर होती है। तो आई होप ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा और कंबशन कंबस्टिबल में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है भाई, ये एक्टिविटी किसकी एग्जाम्पल की है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल की है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 1.8। इस एक्टिविटी में ये जो है क्या यूज़ किया है भाई, फोटो यानी कि लाइट का यूज़ किया है। तो ये एक्टिविटी एग्जाम्पल बन जाएगी भाई किसका, फोटोलिसिस का। किसका एग्जाम्पल बन जाएगी, फोटोलिसिस का, यानी कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का, लाइट के प्रेजेंस की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है। क्या करना है आपको, एक सिल्वर क्लोराइड लेना है और चाइना डिश में रख देना है और इसका कलर बताना है, यानी कि पहले कलर कैसा था, बाद में कैसा कलर हो गया है। तो ऐसे हमने सनलाइट की प्रेजेंस में ये चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को रख दिया है। तो क्या होगा अभी, सिल्वर क्लोराइड का जो पहले इनिशियली कलर होता है वो वाइट इन कलर होता है, कुछ टाइम के बाद वो ग्रेइश कलर की हो जाती है, क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। और जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इनिशियली वो येलो इन कलर का होता है, जब आप उसे सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो वो सिल्वर मेटल ब्रोमीन गैस बना लेता है। ये भी सिल्वर मेटल जो होता है ग्रेइश इन कलर होता है। तो यहाँ से
आपने क्या देखा कि ये दोनों ही क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं, तभी तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर दे रहे हैं। अगर ये लाइट सेंसिटिव नहीं होते तो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन थोड़ी ना शो करते। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड बोथ आर लाइट सेंसिटिव, ये दोनों ही क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं। इसलिए इन दोनों को ही जब आप स्टोर करके रखते हो तो क्या प्रेफरेंस होती है ये कि आप इनको डार्क में स्टोर करके रखोगे, यहाँ जहाँ पे लाइट ना पहुँच सके, ठीक है, यानी कि जहाँ पे लाइट की पहुँच क्या है भाई, बहुत ही कम हो या फिर ना के बराबर हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये थर्ड टाइप है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है, देखो सारी रिएक्शन ना नाम से ही आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही है, इंडिकेटर की तरह काम कर रही है सारी रिएक्शन, मतलब जो इनका नाम है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी को किसी के प्लेस से हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो बेसिकली जो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल होगा, वही तो वीक वाले को हटा पाएगा, वीक वाला थोड़ी ना स्ट्रॉन्ग को रिमूव कर सकता है। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, आयरन मेटल ली है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है आपके पास। तो जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन मेटल को रखते हो, इसके साथ रिएक्शन कराते हो, तो क्या होता है, आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन मेटल क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किससे भाई, कॉपर से। तो ये इसको क्या कर देगा, इसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे ये खुद आ जाएगा और कॉपर मेटल यहाँ पे क्या है भी, अलग से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है सॉल्यूशन का, वो क्या होता है, ब्लू इन कलर होता है। FeSO4 का जो कलर आएगा वो क्या होता है भाई, यहाँ पे ग्रीन इन कलर होता है, पेल ग्रीन कलर होता है। कॉपर का कलर आपको पता ही है कि कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल, जिंक मेटल है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, तो जिंक इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर मेटल। तो ये भी क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा इसके प्लेस से, और खुद आ जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर मेटल क्या भी यहाँ पे साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लेड की रिएक्शन आपने की कॉपर क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे लेड इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा भी, लेड क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इन सारी ही रिएक्शन में आपने क्या देखा कि मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर रहा है भी, लेस रिएक्टिव मेटल से उसको एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब ऐसे मत समझना कि यहाँ पे सारे ही एग्जांपल आपने कॉपर सल्फेट के लिए हैं, तो कॉपर ही लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसके लिए क्या होती है, हमारे पास मेटल की एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखो कौन कौन सी मेटल है यहाँ पे, पोटाशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड और हाइड्रोजन। ऊपर वाली मेटल है ना, जैसे सबसे ऊपर कौन सी मेटल होती है, मोस्ट रिएक्टिव, नीचे कौन सी मेटल होती है अभी, लीस्ट रिएक्टिव। तो इसको कैसे कंपैरिजन में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, मतलब कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो जो ऊपर वाली मेटल होती है ना, वो नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, यानी कि मोर रिएक्टिव है वो। देखो जैसे यहाँ पे पोटाशियम और सोडियम है, तो पोटाशियम और सोडियम में से पोटाशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, बट सोडियम पोटाशियम को नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटाशियम ना। तो पोटाशियम ही टेंडेंसी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है कि वो सोडियम को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर सके। तो बस यही ध्यान रखना है। तो अभी जितने भी एग्जाम्पल देखे हमने, देखो जिंक और कॉपर यहाँ पे है, तो जिंक और कॉपर में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक है, तो इसलिए उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। लेड भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो देखो उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके लेड सल्फेट बना लिया। और आयरन है यहाँ पे, देखो आयरन इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखें कॉपर और सिल्वर का, तो कॉपर और सिल्वर में से जब आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, तो कॉपर किसको डिस्प्लेस कर सकता है, सिल्वर को कर सकता है, क्योंकि सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, मेटल क्या करेगा, लेस वाले को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है। तो बेसिकली जो ऊपर वाली मेटल है वो अपने से नीचे वाली मेटल को क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिगार्डिंग ना जो एक्टिविटी दी गई है एनसीईआरटी में, उसको देखते हैं। तो एक्टिविटी में देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे एक्टिविटी रीड नहीं करते, डायरेक्ट एक्टिविटी बता देती हूँ मैं आपको क्या दी गई है। कि आपके पास दो क्या है भाई, दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू इन कलर होता है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट लिया, दो आयरन नेल लेनी है, एक आयरन नेल को आपको अपने पास ही रखना है, मतलब एक आयरन नेल को आपने साइड में रख दिया, और एक आयरन नेल को आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में डिप करके रख देना। जैसे यहाँ पे इस वाले में आपने क्या कर रखा है, आयरन नेल को रखा है। कुछ टाइम के बाद मतलब अब इसको अनडिस्टर्ब करके रख देना है, छोड़ देना है। मतलब क्या होगा, अभी यहाँ पे रिएक्शन होगा जब आप इसको अनडिस्टर्ब रख दोगे।
तो कुछ टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट विच इज़ ब्लू इन कलर, उसका कलर फेड हो जाता है और वो कैसे कलर का आ जाता है, अभी ग्रीन कलर का आ जाता है, पेल ग्रीन कलर होता है उसका। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है। और आयरन नेल का कलर भी जो है वो भी क्या है भी चेंज हो जाता है। आयरन नेल का कलर भी देखो ऐसा हो जाता है, पहले वो स्टार्टिंग में ऐसे शाइनी सरफेस की होती है, बाद में उसके ऊपर क्या है भी आयरन नेल के ऊपर कोटिंग आ जाती है, तो उसका कलर क्या है ऐसा हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर किसकी कोटिंग हो गई है, कॉपर की कोटिंग हो गई है, क्योंकि रिएक्शन में देखो कॉपर ही तो अलग बनता है, तो उसकी कोटिंग हो गई है और सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, फेड हो गया। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में यही होता है और यही ऑब्जर्वेशन आती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है भाई, यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स होते हैं ना, उन दोनों ही रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स के जो आयंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस, यहाँ पे मान लो ऐसे है ए बी प्लस में सी डी, तो एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट ये है, तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो कैसे बन जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा ए सी प्लस में बी डी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अपना एक्सचेंज ऑफ आयन कर लिया। क्या किया अभी यहाँ पे इन्होंने अपना एक्सचेंज ऑफ आयन कर लिया, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रोडक्ट जो होता है ना, वो मोस्टली कैसा होता है भी, प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि सॉलिड फॉर्मेशन होती है। और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है, एक्वस इन नेचर होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज सॉलिड, एक प्रोडक्ट क्या बनता है भाई, सॉलिड बनता है, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वो क्या होता है भाई, इनसॉल्युबल होता है एक्वस फॉर्मेट में, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है उसे हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे AgNO3 और KBr कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। AgNO3, इसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कटायन बनता है। यहाँ पे अनायन होता है नाइट्रेट, पोटाशियम K पॉजिटिव और ब्रोमाइड Br नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब कि इसका कटायन इसके अनायन के साथ कंबाइन करेगा, तो AgBr बन जाएगा, विच इज़ येलो PPT। AgBr की PPT कैसी होती है, येलो होती है। और KNO3 एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ पे K पॉजिटिव और NO3 ये इस तरीके से कंबाइन कर जाते हैं, तो प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सोडियम सल्फेट, ये एक्वस सॉल्यूशन है। देखो बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पे सोडियम पे कितनी वैलेंसी होती है, सोडियम पे कितना चार्ज होता है भाई, +1, बट यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब कि यहाँ पे +2 चार्ज है ओवरऑल, बट वैसे कितना होता है, +1 होता है। वैसे कितना होता है, +1 होता है। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2। बेरियम क्या होता है, बेरियम +2 होता है। और क्लोराइड की कितनी वैलेंसी होती है, -1। तो यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड आयन 2 है, तो +2 और -2 एक्सचेंज ऑफ आयंस करना है। इसका कटायन इसके आयन के साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे सोडियम के साथ क्या आएगा, क्लोरीन, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। और बेरियम कंबाइन कर जाएगा सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट। इसकी कैसी PPT होती है भाई, वाइट PPT होती है। बेरियम सल्फेट ये क्या होता है, वाइट PPT फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे ये भी क्या है भी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। स्टार्टिंग में भी हमने एक्टिविटी में एक एग्जांपल, जब हम कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर रहे थे ना, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का बताया था, जहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही। क्या दिया हुआ है इस रिएक्शन में कि 2 ग्राम आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ऐड कर देना है और मिक्स करना है ग्लास रोड की हेल्प से। और बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब को टच करके देखना है अपनी पाम से कि वो कैसा है भाई, हॉट बना रहा है या फिर कूल बन रहा है, क्या हो रहा है। तो देखो रिएक्शन क्या हो रही है, ये है अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड में आपने क्या मिक्स किया है, अभी बेरियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया है। तो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है, देखो दोनों ही कैसे हैं, सॉल्ट है, दोनों ही कैसे है, सॉल्ट है। सॉल्ट कैसे बनते हैं, कटायन और अनायन से। कैसे बनते हैं भी, कटायन और अनायन से। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। NH4 पॉजिटिव, NH4 क्या होता है भाई, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, क्लोराइड आयन, बेरियम +2 बेरियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है, -1। तो यहाँ पे क्या होगा, बेरियम +2, यानी कि इसके कटायन के साथ इसका आयन आएगा, तो +2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन आएंगे। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड की क्या है भी, PPT फॉर्मेशन होगी, प्रेसिपिटेट बनेगा। और जो अमोनियम है ये और हाइड्रोक्सिल आयन ये मिलके क्या है भी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, विच इज़ एक्वस, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में की फॉर्म में रहेगा। जैसे टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है, ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे ये क्या आ गए भाई, ये जो प्रेसिपिटेट बन गए बॉटम में सेटल डाउन हो रहे हैं, किसके प्रेसिपिटेट आ गए भाई, बेरियम क्लोराइड के आ गए। तो जब आप यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को टच करते हो ना, तो ये कैसी लगती है आपको, कूल लगती है। कैसी लगती है भाई, कूल लगती है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है,
एंडोथर्मिक का। किसका एग्जाम्पल बनेगी भाई ये रिएक्शन? एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल बनेगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है ना, ये कॉम्बिनेशन होती है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन का, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे रिडक्शन भी होता है ऑक्सीडेशन भी होता है, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक साथ समझने से पहले हम दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होती है, अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं हम? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऐसी प्रोसेस जहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड होती है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एग्जांपल देखा था इसी चैप्टर में कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। कॉपर मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो क्या करता है अभी? कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। तो ये दोनों ही एग्जांपल किसके हैं अभी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। और इसका अपोजिट भी हो सकता है, जहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, जहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं अभी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अमोनिया। अमोनिया क्या कर रहा है? देखो नाइट्रोजन गैस अलग बन रही है और इस अमोनिया में से क्या है? हाइड्रोजन अलग हो गई है, रिमूव हो गई है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है कौन सा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, कि भाई इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं अभी? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल अपनी इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है? +1 में। तो यहाँ पे क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तभी तो यहाँ पे इसका ये चेंज हुआ है भाई। यहाँ पे वैलेंसी तभी ये इतनी लिखते हैं ना जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहाँ पे 0 में है और यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम +2 में है। तो इस +2 से हम क्या समझ रहे हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज़ किया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो नंबर आते हैं ना, ये +1 है, +2 है, 0 है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं अभी? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इनका इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो 0 से +1 गया है, 0 से +2 गया है, ऐसी Fe+2 है, Fe+2 Fe+3 में जा सकता है, यानी कि इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। +2 से कहाँ पे गया? +3 में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इन सारे रिएक्शंस का, यानी कि इन सारी डेफिनेशन का जस्ट अपोजिट अगर आप कर देते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीडेशन था, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में से आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में से आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो ये किसका एग्जाम्पल बन गया भाई? रिडक्शन का। यहाँ पे क्या हो रहा था? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे H2 + Cl2, क्लोरीन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे थे? लॉस हो रहे थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? गेन करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? गेन होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। जैसे अब क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन बना लेता है। तो यहाँ पे क्या है भाई? ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो गया। इसको ऐसे भी देखो कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है? 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है? O2 नेगेटिव बना लेता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है भाई? रिडक्शन के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ पे इसका क्या था? 0, यहाँ पे क्या है? -1, यहाँ पे इसका 0, यहाँ पे क्या है? -2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को रिडॉक्स रिएक्शन अच्छे से डिटेल में समझना है ना, तो इसके ऊपर हमने अलग से सेशन लिया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, आप वो वाली क्लास को देख सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखो भाई, यहाँ पे एक्टिविटी भी दी गई है आपको। क्या एक्टिविटी दी गई है कि चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है। क्या करना है? चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है और उसे हीट करना है। तो जब आप हीट करते हो तो क्या ऑब्जर्व करते हो? तो ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे चाइना डिश में आपने लिया और इसे जब आप हीट कर रहे हो तो हीट जो प्रोसेस होती है वो किसकी प्रेजेंस में होगा? हीट करते हैं तो एयर मतलब ऑक्सीजन ही होगी, तो वो कंबाइन करता है इसके साथ और क्या फॉर्म कर लेता है? कॉपर ऑक्साइड। तो क्या फॉर्म करता है? कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक। तो कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है भाई? ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अगर ये कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है? हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे क्या है? कॉपर प्लस में
H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसने क्या कर दिया, अभी यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या बोल देते हैं अभी, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गई है। तो वापस से आपको कॉपर मेटल भी मिल जाएगा, यानी कि कॉपर मेटल को जब आप हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक रेजिड्यू मिलेगा, और अगर आपने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ हीट कर दिया, हाइड्रोजन के साथ हीट कर दिया, तो वापस से आपको क्या है भी, इनिशियल जो भी आपके पास सब्सटेंस था, रिएक्टेंट था, कॉपर मेटल ही मिल जाएगा। तो ये एक्टिविटी भी हो गई है। अब हम यहाँ पे रिडॉक्स को समझ लेते हैं। तो रिडॉक्स क्या होता है, बेसिकली ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे रिडक्शन एज वेल एज द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों रिएक्शन होती है, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। पे एग्जांपल देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड को जब आप हीट करते हो हाइड्रोजन के साथ, तो देखो यहाँ पे रिमूवल हुआ है और यहाँ पे क्या है भी, हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया लॉस और गेन का इलेक्ट्रॉन का, तो उससे भी हम समझ सकते हैं। तो देखो जिंक मेटल है, जिंक मेटल ने Fe+2 एक्वस के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जब ये लूज करता है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2, तो यहाँ पे +2 लिखेंगे हम, +2 चार्ज मेंशन करेंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए वो ये गेन कर लेता है। तो गेन करने के बाद अब ये 2 चार्ज जो लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, Fe मेटल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही रिएक्शन हो रही है, देखो रिडक्शन भी हो रहा है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये भी किसका एग्जांपल बन गया, रिडॉक्स बन गया। बट ये किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भाई गेन हो रहे हैं या फिर लॉस हो रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ये डेफिनेशन को छोड़ो, सिंपल सा समझो कि जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, वो क्या होता है, वो खुद होता है रिड्यूसिंग एजेंट। वो किसकी तरह एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। जिसका रिडक्शन होता है, जिस भी स्पीशी का रिडक्शन होता है, एटम का, आयन का, जिसका भी रिडक्शन होगा, वो किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और वो खुद क्या हो रहा होता है, रिड्यूस, वो खुद क्या हो रहा होता है, रिड्यूस, बट एक्ट किसकी तरह करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करता है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। जिंक ऑक्साइड, कार्बन, और इसने क्या किया भी, जिंक मेटल बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो जिंक ऑक्साइड से क्या बना है, जिंक बना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल। जिंक क्या हुआ है भाई, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, और कार्बन ने क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है। तो यहाँ पे कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि कार्बन ने क्या किया है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है, ऐड कराया है, तो कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड में। और जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड जो है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है भाई, जिंक मेटल बना रहा है, तो इसने रिमूव कर दिया, तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है जिंक में। तो यहाँ पे कार्बन जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो किसकी तरह एक्ट करेगा भाई, वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, MnO2 HCl, MnCl2 बनाता है, H2 बनाता है, Cl2 बनाता है। तो यहाँ पे HCl क्या करता है अभी, ऑक्सीडाइज होता है। अब इस रिएक्शन को आप खुद से करके देखना, समझ के देखना, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। HCl क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा क्लोरीन में, और MnO2 जो होता है वो रिड्यूस होता है किसमें, MnCl2 में होता है। अगर ये ऐसे एडिशन और रिमूवल से भी समझ में नहीं आता, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर से कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, वो ईजी पड़ता है, वो सबसे ईजी होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स से आपको रिएक्शन दिखती है, तो वहाँ पे आप ये देख लो कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें मेटल के सरफेस की जो आउटर सरफेस होती है ना, अपर सरफेस होती है, उसका धीरे धीरे क्या होने लग जाता है अभी, स्लो ईटिंग अप होने लग जाता है, वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाती है, डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। वैन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जब लॉन्ग टाइम तक के लिए उसको ओपनली रख देते हैं, तो मेटल क्या भी धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड, यानी कि जो वो स्लो कन्वर्जन होता है, जो भी यहाँ पे कोरोजन हो रहा है, वो प्रोसेस हम चाहते नहीं है बट वो हो जाता है, तो वो क्या है भाई, अनडिजायरेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेता है ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन किसके साथ करता है, ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस, जो भी एटमॉस्फेयर से उसे मिलता है, उसके साथ वो रिएक्शन करके क्या करता है भी, मेटल को कोरोड कर देता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो अब जो आयरन मेटल होती है ना, उसके कोरोजन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। तो रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है रस्टिंग का फॉर्मूला, Fe2O3.XH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला है। तो होती कैसे ये रिएक्शन,
आयरन मेटल है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर और वाटर फ्रॉम मॉइस्चर, ये कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या करते हैं भी, रस्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। ऐसे ही कॉपर मेटल और जो सिल्वर मेटल होती है उनकी भी जो शाइनी सरफेस होता है उनका, वो क्या है भी, वो अपनी चमक को, अपने शाइनी सरफेस को क्या कर देता है, लूज़ कर देता है आफ्टर कोरोडेड, यानी कि जब ये मेटल कोरोडेड हो जाती है उसके बाद। तो यहाँ पे जो कोरोजन होता है कॉपर का, इसे बेसिकली टार्निशिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टार्निशिंग ऑफ। इन केस ऑफ आयरन हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। और यहाँ पे क्या टर्म का यूज़ करते हैं जब आप कॉपर और सिल्वर मेटल की बात करते हो, टार्निशिंग। तो जो कॉपर मेटल है, मॉइस्चर और जो एयर है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसके साथ कंबाइन करके क्या करता है, बेसिक कार्बोनेट बना लेता है। क्या करता है भी, बेसिक कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। बेसिक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuCO3 डॉट Cu, और ये हाइड्रोक्साइल आयन जो होता है इसका ट्वाइस। ये कैसे कलर का होता है, ग्रीन होता है। तो कॉपर जब कोरोडेड हो जाता है तो उसके ऊपर क्या होती है, एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। रस्ट का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। रस्टिंग तो बहुत कॉमन है, ये तो सभी ने देखी होगी। नेक्स्ट है सिल्वर मेटल। तो जब सिल्वर मेटल कोरोडेड होती है तो वो क्या करती है, एयर से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लेती है, उसके साथ कंबाइन करती है। कंबाइन करके क्या करती है, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, विच इज़ ब्लैक इन कलर। तो सिल्वर मेटल का जो शाइनी सरफेस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैकिश ग्रेइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो ब्लैक होता है किसकी वजह से होता है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है। यहाँ पे पूछा जा सकता है ग्रीन कलर की जो कोटिंग आती है किसकी वजह से आती है, बेसिक कार्बोनेट की वजह से आती है। बेसिक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सब आपको जो एग्जांपल्स है मेटल्स वाले, ये याद रखने हैं कि क्या होता है ये। इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। रस्ट क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। तो अब ये जो कोरोजन प्रोसेस होता है ना, इसे आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे मेटल को कोरोडेड होने से हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए कुछ मेथड है। तो सबसे कॉमन जो मेथड होता है फर्स्ट क्या है भाई, पेंटिंग। तो यानी कि आप पेंट कर सकते हो। पेंट से क्या है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग आ जाती है सरफेस के ऊपर, जो कि रस्टिंग से मतलब कोरोजन प्रोसेस से क्या करता है, मेटल को प्रिवेंट करता है। और हम क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। तो प्रोटेक्शन करने के लिए, यानी कि अपर लेयर की मेटल की प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, वहाँ पे कोटिंग कर देते हैं। मॉइस्चर और जो भी केमिकल्स है वो डायरेक्ट जाके मेटल के कांटेक्ट में ना आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर सकते हैं, उससे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। नेक्स्ट क्या है अभी, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन मेटल के ऊपर क्या करते हैं भाई, कोटिंग कर देते हैं किसकी, जिंक की। तो यानी कि बेसिकली जब मेटल के ऊपर, आयरन मेटल के ऊपर आप किसकी कोटिंग कर देते हो, प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हो, जिंक मेटल की बना देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग। तो क्रोम प्लेटिंग में क्या होता है, जो भी आयरन मेटल होता है उसके सरफेस को हम कोट कर देते हैं क्रोमियम एल्यूमिनियम बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। यानी कि किसकी कोटिंग करनी है, क्रोमियम और एल्यूमिनियम की कोटिंग करनी है ऑन द आयरन मेटल सरफेस पे कर देना है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट मेथड क्या है, एलॉइंग। तो एलॉय क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो जब भी आप आयरन मेटल को किसी दूसरे मेटल के साथ, जैसे निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स कर देते हो, तो वो क्या है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है, विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। तो ये इस पर रस्टिंग नहीं होती, यानी कि एलॉय बनाने की वजह से क्या है भी, वहाँ पे रस्टिंग नहीं होती है। कुछ एंटी रस्ट सॉल्यूशन का भी हम यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम प्रिवेंटिंग द रस्टिंग प्रोसेस। और एक और मेथड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। तो उसमें बेसिकली यही होता है, आप क्या करते हो, मेटल सरफेस के ऊपर किसी भी एक प्रोटेक्टिव मेटल का क्या कर देते हो, एक्टिव मेटल का लेयर बना देते हो। जैसे यहाँ पे जिंक का बनाया, ठीक है। तो ऐसे एक्टिव मेटल की लेयर बनाने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेंसिडिटी। तो जैसे मेटल के ऑक्सीडेशन को आप कोरोजन बोल रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑयल और फैट्स प्रेजेंट होता है। तो जो भी ऑयल और फैट प्रेजेंट होते हैं उनका धीरे धीरे क्या है भी, स्लो ऑक्सीडेशन होता है। और उसमें से वो जो भी फूड मटेरियल होता है ना, वहाँ से क्या है भी, फाउल स्मेल, यानी कि बैड स्मेल और बैड टेस्ट आता है आपको, यानी कि अच्छा मतलब वो ख़राब हो जाता है। इन शॉर्ट आप ये बोलो कि वहाँ से क्या है भी, स्मेल भी आने लग जाती है और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज व्हेन दे लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
रेंसिडिटी। और ये प्रोसेस भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है रेंसिडिटी में, फैट्स एंड ऑयल्स का होता है, जो भी फूड मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। अब आप यहाँ पे रेंसिडिटी प्रोसेस को यानी कि फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन को कैसे स्टॉप कर सकते हो, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसमें से फर्स्ट मेथड क्या है, सील फूड इन एयर टाइट कंटेनर। यानी कि आपको क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर के अंदर फूड मटेरियल को रखना है, ताकि वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ना पहुँचे। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में क्या है, एयर वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो रेंसिडिटी जो प्रोसेस है, ये फूड जो यहाँ पे ख़राब हो रहा है ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा, मतलब कि ख़राब होने से वो बच जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय नाइट्रोजन पैकेजिंग। यानी कि जो भी पैकिंग वाले फूड आइटम्स आते हैं उनमें क्या करना है आपको, इनर्ट गैस जो होती है उसको फिल कर सकते हो आप, जैसे कि नाइट्रोजन गैस, या फिर इससे एक इनर्ट एटमॉस्फेयर मिल जाता है उसको, और वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट है स्टोर इन रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेट करके भी आप फूड आइटम को जब रखते हो तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या है उसका कम हो जाता है। फूड मटेरियल का भी जब आप रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का वो क्या है, लॉन्ग टर्म पे चला जाता है, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होता है। ख़राब तो होगा, रेफ्रिजरेटर में भी चीज़ें ख़राब होती है, बट वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, यानी कि जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऐड एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव। हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव का भी यूज़ करके फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं। और डायरेक्ट आप फूड को सनलाइट की प्रेजेंस में भी ना रखो। यहाँ पे जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, इसके आपको दो नाम याद रखने हैं। एक एग्जांपल क्या है, BHA, ये आई थिंक DSSB के PYQs में था, इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे। और एक है BHT। तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, BHA और BHT की फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी। जो ए वाला कंपाउंड है ये क्या है, एनिसोल है, और जो BHT है वो बन जाएगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। अब ये क्या है भाई, एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, बेसिकली ये प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीडेशन होने से रोकेंगे। तो ये था यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जो आप डे टू डे लाइफ में, अपनी एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। यहीं पे एंड होता है ये टॉपिक, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक ये एक्टिविटी रह गई है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। क्या करना है आपको, ये 4 बीकर लेने हैं। तो ABCD ये 4 बीकर है आपके पास। चारों बीकर में क्या करना है आपको, 25 ml वाटर लेना है। तो ABC में तो वाटर लेना है, यहाँ पे तो क्या करना है आपको, वाटर ABC में लेना है। और जो फोर्थ बीकर है उसमें 25 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। और क्या करना है भाई, साथ में यहाँ पे ऐड 2 स्पैचुला। फिर 2 स्पैचुला यहाँ पे A बीकर में पोटाशियम सल्फेट ऐड करना है, B बीकर में अमोनियम नाइट्रेट ऐड करना है, C बीकर में कॉपर सल्फेट ऐड करना है, और D बीकर में यहाँ पे क्या करना है भाई, आयरन की फिलिंग्स डालनी है यहाँ पे। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस बनेगी और या फिर एंडोथर्मिक बनेगी, हर केस में आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे बेसिकली जब आप वाटर में पोटाशियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट को डिजोल्व करते हो ना, तो जो यहाँ पे डिजोलेशन प्रोसेस होती है, आप क्या देखोगे कि बीकर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। बीकर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। कूल किसके केस में होता है भी, एंडोथर्मिक के केस में होता है। जो सी बीकर है, C बीकर में क्या किया आपने, कॉपर सल्फेट को डिजोल्व किया है हाई इसमें वाटर में। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है भाई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे जो बीकर होता है इट बिकम्स हॉट, ये हॉट हो जाता है। और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आप आयरन फिलिंग को रखोगे तो यहाँ पे क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्या होती है अभी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या है अभी, FeSO4 बनेगा, और इस वाले बीकर का भी जो टेम्परेचर है वो क्या है भी, राइज हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक है। तो यानी कि A एंड B बीकर में क्या हो रहा है अभी, यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, और C और D बीकर में यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो यहीं पे एंड होता है ये चैप्टर। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।